हाँ, चालू करो फिर इसको। हाँ भाई, चलिए तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो इसके फॉर्मूले थे वो देखे। फिर हमने कहा कि टेम्परेचर अगर आप चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज करने पर जो है के चेंज होगा, और के चेंज किस तरीके से होता है, वो हर 10 डिग्री पर तो होता है 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। और वहीं पर हम लोगों ने फिर म्यू जो है उसको नया नाम दिया, और उसका डेफिनेशन जो था वो हम लोगों ने लिख लिया कि म्यू जो होता है, तो अलग अलग टेम्परेचर जिनके बीच में 10 डिग्री का या 10 केल्विन का डिफरेंस हो, उन टेम्परेचर पर के का रेशियो होता है। तो के टी प्लस 10 वाला डिवाइड बाई के टी, यही होगा। अगर हम अगली बात करें तो अगली बात हम लोगों के पास निकल कर आती है, वो है किससे रिलेटेड। हमने कहा कि अगर टेम्परेचर 10 से ज्यादा चेंज कर रहे हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए तरीका बताया गया कि हर बार जब 10-10 बढ़ाते जाओगे तो या तो हर बार डबल करते जाओ, ट्रिपल करते जाओ, जितना भी हो रहा है उतना करते जाओ, या तो ये तरीका है, या फिर हमने जनरल फॉर्मूला बना दिया। तो जनरल फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या निकल कर आ गया, तो जनरल फॉर्मूला निकल कर आ गया हम लोगों के पास कि आर टी आर टू बाई आर वन इज इक्वल टू के टू बाई के वन इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। फिर हमने कहा आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन थोड़ा सा एक रिलेशन के बेसिस पर बता देता है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ रहा है। तो बताइए आरएनएस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के का वैल्यू बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते अगर आप टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू तक चले जाओ, इनफाइनाइट तक चले जाओ, तो आपके पास के भी बढ़ता हुआ अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा, ए के बराबर आ जाएगा यहाँ से। हाँ या ना? तो बताइए के इज इक्वल टू ए हो जाएगा। कई बार ये आपको जो है एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए की फॉर्म में भी मिल सकता है, या फिर log k इज इक्वल टू log a की फॉर्म में भी मिल सकता है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हमारे पास नेक्स्ट बात निकल कर आती है, वो है कि k अपॉन a जो होता है इसका वैल्यू हो जाएगा e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जिसे बोला जाता है बोल्ट्जमैन फैक्टर। क्या बोला जाता है? और यही वो होता है बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। मतलब इन्होंने उतनी एनर्जी गेन करके रखी हुई है जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा। अगर इतनी एनर्जी मिल गई तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी मिलते ही वो क्या हो जाएगा, एक्टिव, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो ये वो फ्रैक्शन है टोटल मॉलिक्यूल्स का जो कैसा है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स का क्या है, जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है जो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में। नेक्स्ट बात करें तो आप ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी को सोल्व करो या फिर के अपॉन ए को सोल्व करो, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। आया ना? उसके बाद हमने कहा कि के और ए की जो यूनिट है वो क्या होती है, सेम ही होती है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमने कहा था यहाँ पर कि आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। या फिर अगर बेसिक फॉर्मूला देखें तो बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा एन एन के इज इक्वल टू एन एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्लोप से रिलेटेड। वो बोलते कि log के और 1/t के ग्राफ का स्लोप जो है कितना होगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। और अगर ln के और 1/t का माइनस ई ए अपॉन आर, जब दो अलग अलग टेम्परेचर पर, जब दो अलग अलग टेम्परेचर पर दोनों अलग अलग के दे रखे हो, तो उस टाइम पर एक्टिवेशन एनर्जी मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो गया log k2 by k1 is equals to ea upon 2.303 r into 1/t1 minus 1/t2। ठीक है, यहां तक का हम लोग पढ़ चुके थे। अब इससे रिलेटेड एक तो छोटी छोटी बातें जो हम लोगों से बोली जाती है वो सुनिएगा। क्या टेम्परेचर चेंज करने पर ईए चेंज होता है? नहीं। दूसरा क्वेश्चन, टेम्परेचर चेंज करने पर ए का वैल्यू चेंज होगा?
जो ए होता है वो भी टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात, टेम्परेचर चेंज करने पर क्या रेट कांस्टेंट चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो अब मुझे बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। टी हाफ किसी भी ऑर्डर के लिए देखो, किसी भी ऑर्डर के लिए टी हाफ का जो फॉर्मूला था उसमें के कहां आता है, नीचे। के टी हाफ इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू 2 की पावर n-1 -1 अपॉन a डॉट की पावर n-1। मतलब फॉर्मूला था के टी हाफ का, किसका, के टी हाफ इज इक्वल टू समथिंग, हाँ या ना? तो टी हाफ इज इक्वल टू समथिंग अपॉन के। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार कोई भी ऑर्डर हो, टी हाफ के फॉर्मूले में जो के आएगा वो कहां आएगा, नीचे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली? तो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के बढ़ेगा, तो टी हाफ कम होगा। क्लियर? या इसको आप ऐसे सोचकर भी आंसर दे सकते हो, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन की रेट बढ़ गई। अरे रिएक्शन की रेट बढ़ गई तो इसका मतलब रिएक्शन पूरी होने में टाइम भी क्या लगेगा, कम। मतलब रिएक्शन जल्दी जल्दी खर्च होगा क्या, रिएक्टेंट जल्दी जल्दी खर्च होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी से होने लगेगी। तो जल्दी से होने लगेगी तो पूरा होने में भी टाइम कम लगेगा, तो आधा होने में भी टाइम क्या लगेगा, रिलेटिवली। तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर टी हाफ क्या होता है, कम होता है। और रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि के बढ़ता है तो टी हाफ कम होता है। हाँ या ना? अगला क्वेश्चन, मुझे बताइए कि मेरे पास टेम्परेचर बढ़ाने पर ईए चेंज नहीं होता, ईए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्या बताइए, के ईए पे डिपेंड करता है? नहीं। मुझे बताइए कि आपके पास जो है, हम लोग बात करें कि ऐसे तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ तो मुझे कोई पता नहीं चलेगा कि ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये चेंज होता ही नहीं है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोचकर आंसर दीजिएगा। मेरे पास दो अलग अलग रिएक्शन है, दोनों की ईए सेम या अलग अलग है, दोनों की ईए सेम या अलग अलग? क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं उसे ध्यान से सुनेगा, आंसर सही दीजिएगा। वो अलग अलग रिएक्शन है तो दोनों की ईए अलग अलग होंगे। तो जिसका ईए कम होगा वो रिएक्शन फास्ट होगी, वो रिएक्शन, ये बात सभी को क्लियर है? अगर आपके पास दो अलग अलग रिएक्शन है तो दोनों की ईए अलग अलग होंगे, दोनों के ईए अलग है तो जिसका ईए कम होगा उसकी रेट ज्यादा होगी। क्वेश्चन ये बना, आपने बिल्कुल परफेक्टली आंसर दे भी दिया, और हमें इस वाले ग्राफ से हम लोगों ने देखा भी था कि स्टेप 1 की ईए ज्यादा है, स्टेप 2 की कम है, तो स्टेप 2 की ईए ज्यादा है तो स्लो होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनिएगा। मेरे पास दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन अलग अलग है, तो दोनों के ईए अलग अलग। यहां तक की बात क्लियर है? अब मैं दोनों में ही टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, दोनों में ही टेम्परेचर, बताओ दोनों में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या दोनों ही रिएक्शन की रेट बढ़ेगी? हाँ, दोनों ही रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। क्या दोनों रिएक्शन का ईए चेंज होगा? ये किसी का चेंज नहीं होगा। बट अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए किस रिएक्शन की रेट रिलेटिवली ज्यादा बढ़ेगी? तो जिसका ईए ज्यादा होगा, जिसका ईए ज्यादा होगा उसकी रेट में इंक्रीमेंट रिलेटिवली ज्यादा निकल कर आएंगे, उसकी रेट में इंक्रीमेंट रिलेटिवली ज्यादा निकल कर आएंगे। अब सुनो, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने पहला स्टेटमेंट बोला था उसे सुनिएगा, वो अलग अलग रिएक्शन है तो दोनों की ईए अलग अलग है, बताओ किसकी रेट ज्यादा होगी? तो जिसकी ईए कम उसकी रेट ज्यादा। आया ना? अगला क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास दो अलग अलग रिएक्शन है, दोनों की ईए अलग अलग है, तो किसकी रेट जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा बढ़ेगी? जिसकी ईए ज्यादा है। देखिएगा, मेरे पास इक्वेशन है लास्ट वाला, log K2 बाई K1, हाँ या ना, इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303।
इंटू 1/T1 माइनस 1/। क्वेश्चन जो बोला गया उसे ढंग से सुनिएगा। आपसे ये बोला गया कि किसकी रेट ज्यादा होगी, नहीं, आपसे बोला गया कि किसकी रेट में इंक्रीमेंट ज्यादा होंगे। ठीक है, मुझे बताओ, दो रिएक्शन है, दोनों के लिए मैं सेम टाइप से टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, तो दोनों के लिए वैल्यू क्या हो गई, सेम। ये वैल्यू पहले से क्या है, कांस्टेंट। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट और पॉजिटिव वैल्यू, कांस्टेंट और पॉजिटिव वैल्यू। आपको ये भी हमेशा पॉजिटिव, तो ये पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसमें से ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है, मुझे बताओ, आपके पास लोग K2/K1 का जो वैल्यू है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा, ईए के। मुझे बताइए कि जिसका ईए ज्यादा होगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू उतने ही ज्यादा से मल्टीप्लाई होगी, उतने ही ज्यादा से मल्टीप्लाई होगी। मान लो एक रिएक्शन की ईए 10 थी और एक रिएक्शन की ईए 100 थी, तो बताइए एक जगह तो मैं इसे मल्टीप्लाई करता किससे, 10 से, तो ये इज इक्वल टू निकल कर आया समथिंग इंटू 10। और दूसरी रिएक्शन में आपके पास ईए कितना है, 100, तो आपके पास ये आएगा समथिंग इंटू 100। न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सा ज्यादा निकल कर आया, जहां हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो जिस रिएक्शन का, अब स्टेटमेंट सुन लीजिए, क्लियर चीजें हो जाएगी। अब जिस रिएक्शन का ये ज्यादा होगा उसकी रेट कम होगी, उसकी रेट कम होगी। बट जिसका ये ज्यादा होगा वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपके पास रेट है उसमें इंक्रीमेंट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आया ना, दोनों स्टेटमेंट समझ में आए। कि एक तो मैं सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं ऐसे ही, एक मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट पर इफेक्ट को। क्लियर है, तो अगर आपको 2-3 रिएक्शन दे दी जाए जिनके ये दे दिए जाए और पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि किस रिएक्शन की रेट जो है वो ज्यादा होगी, जिसका ये कम होगा, और वही रिएक्शन आपको देखकर दे दी जाए कि किस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ेगी, तो जिसका ये सबसे ज्यादा होगा। आया ना, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ और पूछ लेते हैं। अगर बताओ रिएक्शन का ये जो है वो 0 है, ये कितना है, 0 है, ये कितना है, 0 है, ये अगर 0 है तो बताइए आपके पास K2 और K1 में रिलेशन बता दोगे, बता दोगे। तो बताओ अगर ये 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0। अरे भैया लोग 1 इज इक्वल टू 0, तो K2/K1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो इसका मतलब K1 और K2 क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे पास जो लैंग्वेज वाइज जो टॉपिक बनते हैं उनसे रिलेटेड हम लोगों ने बात कर ली, तो स्टार लगाकर लिखिए। देखिए, EA does not depend on EA does not depend on temperature. EA does not depend on temperature. वो वाली लाइन लिख ली थी ना हमने पहले, स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करती। अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन में लिखो स्टार लगाकर, लिखो, स्टार लगाकर लिखेगा ना। दो अलग अलग रिएक्शन, दो अलग अलग रिएक्शन, दो अलग अलग रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जिस रिएक्शन का, जिस रिएक्शन का ईए, जिस रिएक्शन का ईए ज्यादा होगा, जिस रिएक्शन का ईए ज्यादा होगा उस रिएक्शन की रेट, उस रिएक्शन की रेट में चेंजेस भी, चेंजेस क्या इंक्रीमेंट हो रहा है ना,
इंक्रीमेंट भी ज्यादा होगा। उस रिएक्शन की रेट में चेंज मतलब इंक्रीमेंट भी ज्यादा होगा। और रीजन लिख लो नीचे, फॉर्मूला लिख लोगे नीचे, इसको क्लियर करने के लिए फॉर्मूला भी लिख लो। हाँ जी बेटा, इसको हाँ, हम बोल क्या रहे हैं, आप रेट का वैल्यू बता रहे हो या इंक्रीमेंट बता रहे हो? हाँ हाँ, तो हम तो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि रेट ज्यादा होगी या कम होगी, हम क्या बोल रहे हैं कि किसमें चेंजेस ज्यादा होंगे, K2/K1 का रेशियो किसके लिए ज्यादा निकल कर आएगा। ठीक है, K2/K1 का रेशियो। और ये रेशियो क्या होता है, ये रेशियो बताता है कि आपके किस टाइप से चेंज हो रही है वो। तो ये रेशियो किसके लिए ज्यादा निकल कर आएगा, जिसका ये ज्यादा होगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। log K2/K1 इज इक्वल टू, हम यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि भाई रेट टेम्परेचर बढ़ने पर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ नहीं रहा, ये तो जो है उनका वो फिक्स बना हुआ है। बस ईए से मल्टीप्लाई होने पर पर्टिकुलर वैल्यू, ईए से मल्टीप्लाई होने पर पर्टिकुलर वैल्यू। तो जिससे जितने ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे वहां वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा निकल कर आएगी। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, half life of reaction, on increasing temperature, half life of reaction, on increasing temperature, half life of reaction decreases। रीजन लिखेंगे, तो रीजन क्या लिखेंगे कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के बढ़ेगा। और मुझे पता है कि टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के। ठीक है, तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ेगा तो टी हाफ कम होगा। क्लियर बेटा? क्वेश्चन करने के लिए तैयार है? ठीक है, उसके पहले एक और यहाँ पर जो है, कई बार क्या होता है, देखो आपने एक चीज देखी होगी कि हमने जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, क्या उनसे कोई क्वेश्चन सोल्व किया क्या? डिफरेंशियल से कोई क्वेश्चन है, उसकी जो फॉर्म है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उससे फॉर्म, उससे हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किए थे। इसी तरह यहां पर भी एक इसकी डिफरेंशियल फॉर्म बोली जाती है आरएनएस इक्वेशन के लिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व नहीं किए जाते, उससे रिलेटेड फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। तो लिखिए, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल आरएनएस इक्वेशन। इस टॉपिक को देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंशियल आरएनएस इक्वेशन, हाँ भाई देखते हैं। मेरे पास है एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी। बेसिक इक्वेशन यही थी, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रेस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी लग जाएगा। तो सभी टर्म के आगे डी बाई डी टी लगा देते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ एल एन के, ये इधर आया, इधर क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी एल एन ए माइनस, माइनस को बाहर ले लेते हैं, डी बाई डी टी
ई ए अपॉन आर टी, यही हुआ। अब देखो, आपको पता है कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू को ही अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसका वैल्यू कितना, जीरो। मुझे बताइए कि टेम्परेचर चेंज करने पर कौन सी चीज कांस्टेंट बनी रहेगी इसमें। बट ये तो किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ है, तो वो तो सेफ है क्योंकि इसमें से ई अलग हो जाएगा और इसका हो जाएगा डिफरेंशिएट। बट एल एन ए ये तो आपके पास कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू कितना, जीरो। हाँ या ना। इधर की तरफ क्या हुआ, ई को बेनिफिट ये हुआ, अरे भैया अगर अकेला ये होता तो कितना हो जाता, जीरो। कितना हो जाता, आपके पास यहाँ कौन है, टी, तो टी को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कौन बाहर आ गया, माइनस ई ए अपॉन आर, ये बाहर आ गया। क्या बचा, डी बाई डी टी, टी की पावर -1। आया ना। मुझे बताइए कि क्या के चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है चेंज होता है, बट हम इसे पूरा सोल्व तो कर नहीं सकते, इसको सोल्व कर सकते हो अभी, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, तो ये एज इट इज ऐसे ही हो गया, डी बाई डी टी एल एन के, डी बाई डी टी एल एन के इज इक्वल टू जीरो माइनस ई ए अपॉन आर, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर -1। इसे सोल्व करना आता है तो बताइए बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स सोल्व करना आता है, बताइए क्या हो जाएगा, एक तो एक्स्ट्रा माइनस आएगा, ठीक है, और x -1 आया ना, जितना भी लिखा उसमें एक और माइनस आ जाता है क्या, तो -1। तो बताइए क्या हो गया, इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास माइनस बाहर आया, अरे हाँ आया ना, तो एक माइनस और बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस ई ए अपॉन आर, तो ये हो गया। टी की पावर -1 था, तो टी की पावर -1 जितनी पावर होती है उसके बाद -1 और आ जाएगा, तो -1 कितना हो गया, टी की पावर -2। वो माइनस आगे चला गया था एक, तो वो तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ बचा आपके पास टी की पावर -2। सुनो, टी की पावर -2 लिखो या नीचे लिख दो, आर टी स्क्वायर आया ना। तो क्या ये फॉर्म डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, बेटा ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम में, इस चैप्टर में नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर में। रिलेटेड फॉर्म है, रिलेटेड फॉर्म है, जो फॉर्म यहाँ है एज इट इज फॉर्म को यूज में लेकर एज इट इज फॉर्मूला जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर में बनाया गया है। जैसे आपने देखा ना कि वैन ऑफ इक्वेशन जो है वो एज इट इज जो है, एज इट इज जो है वही फॉर्मूला ये है, बस टर्म्स जो है वो थोड़ी सी डिफर हुई है। अगर आपको एक फॉर्मूला पता है तो दूसरा फॉर्मूला जो है वो सिमिलरिटी से हम आराम से बता सकते हैं, और अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से देखा है तो आप टर्म्स को भी बता सकते हो कि वहां कौन सी टर्म क्या होती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इससे क्या कोई क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं, इससे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, बस इससे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट जो है वो फॉर्म पूछी जा सकती है, याद कर लीजिएगा, डी बाई डी टी एल एन के इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ये है डिफरेंशियल आरएनएस इक्वेशन। क्या है, डिफरेंशियल आरएनएस इक्वेशन।
इसको तो मिटा दो ना, इसको भी लिखोगे क्या हिंट के लिए? मिटा दो। हाँ भाई, स्टार्ट करें। चलो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो हम लोगों ने पॉइंट कवर किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी एक बार क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें, ताकि हमें पॉइंट जो है वो ऐसे याद भी रहे। तो लिखिए, लिखो, फॉर रिएक्शन, फॉर रिएक्शन, फॉर रिएक्शन A2 plus B2 gives 2AB. Activation energy for reaction A2 plus B2 gives 2AB. Activation energy is EA. Activation energy is EA. Then find activation energy for reaction. Then find activation energy for reaction 2A2 plus 2B2 gives 4AB. कितना बना रहेगा? सेम ही बना रहेगा। क्लियर है? रीजन, अब मॉड्यूल का क्वेश्चन ये रीजन नहीं होगा। मॉड्यूल है ईए डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकियोमेट्री। लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखो, द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ ln k versus 1 upon t, ln k versus 1 upon t is minus 2000, is minus 2000. Then find value of activation energy in kilocalorie per mole. टेम्परेचर 27 है बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस। नहीं भाई, अगर किसी को चाहिए नहीं हमें तो ही सही। ठीक, कितना आया? 4 पक्का? चलिए तो देखिए, अब सबसे पहले देखिए, सुनो, हमने अभी पढ़ा हुआ है आरएमएस इक्वेशन, इस वजह से लगा दिया ये फॉर्मूला। मुझे सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे कैसे पता लगेगा कि यही फॉर्मूला लगेगा। पहली चीज बताइए, लोग के बोला गया है, 1 अपॉन टी बोला है, और एक्टिवेशन एनर्जी बोला है। एक्टिवेशन एनर्जी बोलते तो मुझे पता चल गया कि एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड काम जो है पूरे काइनेटिक्स में कहा किया जाता है, वो कोलिजन थ्योरी और उसके बाद किया जाता है। अगर कोलिजन थ्योरी में भी देखें तो कोलिजन थ्योरी में के का कोई रोल था ही नहीं। इसका मतलब ई ए और के बीच में जो रिलेशन है वो तो कहाँ आएगा? आरएनएस पे आएगा। तो वजह से मैं इन फॉर्मूलों को यूज में ले रहा हूं कि मेरे पास कोई रिलेशन वाला फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता चल चुका है कि लोग के और आपके पास जो 1 अपॉन टी है उससे बात की गई है। बट ध्यान रखिएगा,
लोग के बोला है या एलन के? तो एलन के वाला फॉर्मूला लिखिएगा। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एलन के इज इक्वल्स टू एलन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो बताइए अगर ग्राफ बनाओगे तो ये वाई एक्सिस पर गया, ये एक्स एक्सिस पर गया, और ये एम। तो यहां से स्लोप स्लोप अपने अकॉर्डिंग निकल कर आया माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर? तो माइनस ई ए अपॉन आर। भाई जो भी एक्स वाले के आगे लिखा होगा विद साइन वो कहलाएगा स्लोप। तो लिखा कितना है? माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर तो स्लोप का वैल्यू -2000 दे रखा है, माइनस ई ए अपॉन आर। कैलोरी में पूछा है तो 2 किलो कैलोरी। हाँ या ना? तो यहां पर किलो में पूछा है, तो अगर आपको किलो में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 10⁻³ लिखकर काम करो, या फिर फाइनली कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो है वो निकल कर आया 4000 कैलोरी, या आपके पास 4 किलो कैलोरी पर मोल। यहां से ये वाला जो है वो पर मोल यूनिट भी रखता है। पर टेम्परेचर वाली तो यहां से गायब हो जाएगी, केवल कौन आएगा? पर मोल बच जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो ई ए जो है वो आपके पास हो गया 4 किलो कैलोरी पर मोल। इसी में लिखिए, इसी में सेकेंड पार्ट। अगर ग्राफ, सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा इसी में। अगर ग्राफ लोग के वर्सेस 1/t, अगर ग्राफ लोग के वर्सेस 1/t का होता तो स्लो होता तो ई ए होता तो फाइंड ई ए कीजिए। वैल्यू यही है। ठीक है। बस अब ग्राफ जो है वो चेंज कर दिया है हमने। हाँ जी बेटा। अब पता चल गया कि आपके पास सिंपल एलन के लिखा हो या लोग के लिखा हो, फर्क बहुत बड़ा ला देंगे यहां पर। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? लोग के, लोग के, तो लोग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। तो स्लोप कितना आएगा? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। वैल्यू पुट कर दीजिए तो एक्स्ट्रा या 2.303 इंटू आर, आर का वैल्यू 2 कैलोरी। ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। तो सोल्व करेंगे तो ई ए का वैल्यू डायरेक्ट बता दीजिए। ई ए इज इक्वल टू 9.2 किलो कैलोरी। अरे हाँ या ना? मतलब लिखो। लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर फाइंड
value of frequency factor and activation energy find value of frequency factor and activation energy in kilocalorie in given relation और रिलेशन दे रखा है log k is equals to 6 minus 5000 अपॉन t। ये रिलेशन है और ये रिलेशन देकर आपसे पूछा गया है क्या, कीजिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से काम करें। कीजिए दोनों को। ए तो कितना 10 to the power 6 और ये 23.03 यही आया। कीजिए सब लोग कर दीजिए। काम मैंने ही आसान कर दिया आपका। जब यूनिट दे दी जाए कैलोरी में तो कैलोरी में तो काम बहुत इजी हो जाता है। अब हमें नहीं पता है भाई रिलेशन क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्वेश्चन में बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर फाइंड करो। अब फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आरएनएस कांस्टेंट एक ही चीज है क्या, ए होता है क्या, तो ए तो मुझे पता है कि आपके पास कहीं ना कहीं आरएनएस इक्वेशन में ही आता है। चलो दूसरी बात बताइए, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट किसके बारे में, हमने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी, तो कहीं ना कहीं रिलेशन ये कहां पर है, ये है log के वाला फॉर्मूला लिखना है भाई। log के इज इक्वल टू बोलो log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। मुझे कुछ पता नहीं चला, मुझे तो ये फॉर्मूला पता है कि हाँ कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में जो है ये टर्म्स आती है। मुझे बताइए कि यहां से अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो मुझे कुछ कुछ सिमिलरिटी लग रही है, तो ऑन कंपेरिजन log के की जगह log के आ गया, इक्वल की जगह इक्वल आ गया, कंफ्यूज हो गया यार। यहाँ दो टर्म्स है, कौन सी टर्म कौन सी रही होगी, तो हमारे कंफ्यूजन को दूर किया है यहाँ टेम्परेचर ने। किसने, टेम्परेचर ने। टेम्परेचर दिया इस वजह से क्लियर हुआ है, नहीं तो क्लियर ही नहीं होता कि कौन सी टर्म क्या है। टेम्परेचर दिया इस वजह से क्लियर हो पाया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्लियर हो चुका है कि लोग ए की जगह ये और इस पूरे की जगह ये लिखा हुआ है, तो यहां से लोग ए, तो ऑन कंपेरिजन log a is equals to 6, तो a is equals to 10 to the power 6। क्लियर। अगली बात बताइए सोचकर, मुझे बताइए कि हम अगर बात करें यहां पर तो हमारे पास नेक्स्ट बात निकल कर आएगी, माइनस की जगह माइनस है, मतलब पूरी वैल्यू जो है वो कितना हो गया, माइनस ई ए अपॉन 0.303 आर टी। माइनस से माइनस कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो ई ए जो निकल कर आया ये हो गया कितना, 5000
इंटू 2.303 इंटू 2। कैलोरी में चाहिए तो नीचे 1000 लगाइए, आया ना? किलो कैलोरी काट कूट दोगे, 1 2 3, 1 2 3, 5 10 23, आया ना? सभी लोगों का आंसर यही है। हाँ वो तो कंफर्म करके रखेगा, वो उसकी नहीं देगा तो फिर के रेस्पेक्ट में बोलेगा फिर, ठीक है ना? वो कुछ हिंट, हाँ। नहीं के की नहीं है वो, इसकी ई की यूनिट है। ए के बारे में कुछ नहीं बोला, जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा तब तक यूनिट नहीं लगाएंगे, वो कुछ इंफॉर्मेशन देगा एडिशनल, वो के की यूनिट देगा। तो जो के की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी फिर, ए की यूनिट होगी हमेशा, ठीक है? तो ए के लिए जो है या ए के लिए जो है वो डेटा देकर रखेगा कि किसके लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं। आर आर के फॉर्मूले में आता है ना, आर की पूरी यूनिट को लिखोगे तो आर की यूनिट क्या होती है, किलो कैलोरी या कैलोरी या जूल, ये होती है, बट साथ में होती है पर केल्विन पर मोल। हाँ भाई, लिखे अगला क्वेश्चन, चलिए लिखिए बेटा। बेसिक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर। मेरे पास रिएक्शन है ए गिव्स बी, ए गिव्स बी, इसका K1 मुझे दे रखा है, इसका K दे रखा है, रेट कांस्टेंट मतलब 10 to the power 16 into the power -2000 अपॉन टी। दूसरी रिएक्शन है C गिव्स D, अलग रिएक्शन अलग के, तो K2 10 to the power 15 e to the power -1000 अपॉन टी। लिख लीजिए, लिखा? लिखिए अब क्वेश्चन इस पर। फाइंड टेम्परेचर एट विच, फाइंड टेम्परेचर एट विच rate constant, find temperature at which rate constant of both reactions are equal. Find temperature at which rate constant of both reaction are equal. कितना? 1000 अपॉन 2.303 डिग्री सेल्सियस। क्या पलट रहे हो बेटा? हाँ तनिष्क जल्दी कीजिए।
एलन एलन 10 को थोड़ी log 10 को सॉल्व कर लो ना, और तो नीचे भेजना पड़ेगा ना उसको। एलन 10 जो भी वैल्यू है वो अपॉन उसको सोल्व करना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो एलन 10 से थोड़ी सोल्व कर सकते हैं, तो फाइनल टेम्परेचर चाहिए, परफेक्ट वैल्यू चाहिए, तो सोल्व करना पड़ेगा उसे ना। हाँ भाई आइए चलिए बात करें। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि वह टेम्परेचर बताइए जब दोनों के इक्वल हो जाते हैं, और हमारे लिए अच्छी बात है कि उसने के का ही एक्सप्रेशन दे रखा है टी की टर्म में। अब उसने बोला है कि वह टेम्परेचर बताओ जब ये दोनों इक्वल होंगे। अरे भाई कर दो इक्वल, वो टेम्परेचर अपने आप से निकल कर आ जाएगा। तुम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो सोल्यूशन दोनों को इक्वेट कीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि K1 इज इक्वल टू K2, तो इसके लिए वो अननोन जो है वो निकल कर आ जाएगा। 10⁻16 e⁻2000 अपॉन टी इज इक्वल टू 10⁻15 e⁻1000 अपॉन टी। अब ऐसा करो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन्हें एक तरफ लेकर चले जाओ, ई वाली टर्म को एक तरफ। तो 10⁻16 अपॉन 10⁻15 इज इक्वल टू e⁻1000 अपॉन टी अपॉन e⁻2000 अपॉन टी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो उधर तो बचा 10, और इधर क्या आया बेटा, e⁻, ऊपर गया तो -1000 अपॉन टी प्लस 2000 अपॉन टी। बताइए बेटा हमारे पास क्या हो गया, दोनों तरफ ln ले लेते हैं, ln 10 इज इक्वल टू ln e⁻1000 बाई टी। लोग ही क्यों नहीं लिखा डायरेक्ट, क्योंकि लोग लिखते तो फिर ई गायब नहीं होता है ऐसे, तो हमने ln लिया। बताइए पावर कहां आ जाएगी आगे, 1000 अपॉन टी ln ई, ln ई 1 होता है बेटा, इधर आया ln 10। बट यार यहां से थोड़ी हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। 2.303 log 10 इज इक्वल टू 1000 अपॉन टी। log 10 कितना, 1, तो t इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2.303 केल्विन। क्लियर है। हाँ वो सेम ही तो हो। वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी बोला जाएगा, हमें केल्विन जनरली टेम्परेचर जो है वो केल्विन में ही। वो एलन ई जो है वो 1 हो जाता है ना, पहले उसको ई को हटाना पड़ेगा ना, इस वजह से। हाँ भाई लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए। हाँ भाई सभी को क्लियर है ना ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन है, तीन रिएक्शन दे रखी है यहां पर, सभी की ईए दे रखी है 20, 40, 60 किलो कैलोरी किलो कैलोरी। फॉर विच रिएक्शन के 70 डिग्री सेल्सियस अपॉन के 50 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम।
बताओ, वैल्यू पूछा है या बोला है कि मैक्सिमम कौन सा होगा? तो मैक्सिमम पूछा है तो फिर तो हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, एक वैसी कंपैरिजन ही हो जाएगा, हाँ या ना? तो बताइए कौन सा आंसर हो गया? कौन सा? थर्ड, ई गिव्स एफ। क्या इसका कुछ मतलब समझ में आया कि टेम्परेचर पहले 50 था, टेम्परेचर 70 हो गया, उन दोनों के का रेशियो मुझे बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ता है, ठीक है, रेट भी बढ़ता है। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि log K2/K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, 1/T1 माइनस 1/T2। ये पूरी टर्म सभी के लिए क्या हो गई? ये सभी के लिए कॉमन टर्म है, हाँ या ना? ये यहां कांस्टेंट हो गया, तो ई ए ज्यादा होगा, तो log K2/K1 भी ज्यादा। क्लियर? आप चाहो तो सोल्व करके देख सकते हो, एक जगह 20 से मल्टीप्लाई होगा ये, एक जगह 40 से, एक जगह 60 से। वो वाला जो पॉइंट लिखा था क्लियर है? लिखे अगला क्वेश्चन? हो गया आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात, तीनों, रक्षा सचिव। हाँ भाई, हाँ बोल बेटा। क्या क्या पूछ रहा है कौन? ये कौन पूछ रहा है? ये पूछ रहा है? हाँ तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो, बैठो चुपचाप से। ये पूछ रहा है? नहीं, पहले अब वो क्यों पूछ रहा था? हाँ क्या पूछ रहे थे आप, करो। हाँ, तो उल्टा हो जाता है ना बेटा फिर, टेम्परेचर कम करने पर रेट क्या हो जाएगी, फिर वो उसके अकॉर्डिंग रेशियो जो है, वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर पिक कर देते हैं, ठीक है। ये पूछना क्या होता है बेटा? मैं पूछ रहा हूँ बेटा, अपने क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ऐसे और ऐसे ये नहीं पूछता तो फिर, ठीक है, तो खुद आपको जहां डाउट हो ना, डाउट क्लियर किया कीजिए, आपसे बोला ही है ना ये चीज, तो ये वो कुछ नहीं, आपको जहां लगे दिक्कत लगे, हल्की सी भी दिक्कत लगे, आप तो पूछ लिया करो फटाफट से, ठीक है। पता चले फिर कहीं कुछ हम लोग भी फिर बीमार हो जाए, हम आए किसी को लेकर, फिर डॉक्टर साहब ने मेरे से पूछा कि हाँ बोल क्या बीमारी है, फिर पड़ोसी बोलेगा ये कह रहा है कि इसको ऐसी दिक्कत है, इसको वैसी दिक्कत भी है, फिर ऐसे थोड़ी खुद ही बताएगा बेटा बीमार आदमी जो है, ठीक है, असिस्टेंट में। हाँ, लिखो भाई अगला, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट becomes two times, becomes two times, the value of rate constant becomes two times when temperature increases from, when temperature increases from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Find activation energy, find activation energy। आप मर्जी पड़े जिस यूनिट पे निकालो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, आप चाहे किसी में भी निकालोगा ना। प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिंगल टेम्परेचर वाला लगेगा या टेम्परेचर चेंज वाला लगेगा।
इतने सारे ऑप्शन दे दिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो अगर हम लोग बात करें तो कैलोरी की फॉर्म में किसी ने निकाला हो तो 12.8685 के आसपास, 12.8 के आसपास आंसर किलो कैलोरी में। हाँ या ना? चलो चेक करते हैं। हमें नहीं पता कि क्या करना है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर 27 से 37 डिग्री सेल्सियस करने पर जो रिएक्शन का के है वो डबल हो जाता है। मुझे भी पता है कि टेम्परेचर जो है चेंज करने पर क्यों चेंज होता है। अब इसमें वर्क भी दे रखा है कि कितना होता है, डबल। ये उसने जो वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू एक्चुअल में मेरे लिए क्या है, K2 का वैल्यू दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ K1। आया ना? तो इसका मतलब K2 बाई K1 इज इक्वल टू कितना है भाई, 2। अरे हाँ या ना? उसके बाद बताइए, अगर हम लोग बात करें तो हमने फॉर्मूला लगा दिया log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। वैल्यू पुट कर देते हैं। सुनो, वो जरूरी नहीं है कि वो आपको यही बोलता कि कंसेंट्रेशन, मतलब सॉरी, टेम्परेचर इतना करने पर जो के है वो इतना टाइम्स हो रहा है। वो रेट भी दे सकता था, वो रेट भी दे सकता था। तो मैं इसकी जगह क्या भी लिख सकता, R2/R1 भी लिख सकता था। हाँ या ना? क्योंकि आपके पास टेम्परेचर चेंज करने पर जो चेंज आते हैं किसमें, के में, वही रेशियो होता है रेट में। आया ना? तो K2 बाई K1 बोलू या R2 बाई R1 बोलू, टेम्परेचर चेंज करने पर बात बराबर होगी। आया ना? मैं क्यों बार बार टेम्परेचर चेंज करने पर बोल रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर जो है वो तभी के क्या होगा, चेंज। क्योंकि कंसेंट्रेशन चेंज कर दोगे तो के चेंज नहीं होगा, रेट चेंज होगा। हाँ या ना? तो बताइए, टेम्परेचर चेंज करने पर जो इफेक्ट आता है K2/K1 में, वही चेंजेस, वही इफेक्ट आते हैं किस पर, R2/R1 में। आया ना? चलिए तो बताइए बेटा, वैल्यू पुट कर दो। log 2 ये फाइंड करना है 2.303, आर आर टू ले लो, कैलोरी में ले लो, 1/300 माइनस 1/300 10 हो जाएगा। 0.30 into 2.303 into 2 कैलोरी into 300 into 310। यहाँ ऊपर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 10 10 नीचे चला जाएगा और इधर ये हो जाएगा। आया ना? किलो में लेकर आए, चलो किलो में कर दो। ये किलो आएगा तो नीचे 1000 आएगा। काट कूट दोगे, एक दो, एक दो, एक एक, और कुछ काटोगे, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, 12.8 किलो कैलोरी। पक्का बेटा? किसी ने जूल में पुट किया होगा तो जूल में आंसर आ जाएगा। इसकी जगह कितना आ जाएगा, 8.314। उससे सोल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू में परेशान नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है हम टेम्परेचर ये ले रहे हो सकता है वो टेम्परेचर 45 से 40 कर दे, हो सकता है टेम्परेचर 20 से 40 कर दे। तो डिफरेंस कुछ भी ले सकता है भाई। हमें तो बस ये है कि फॉर्मूला चेंज होगा क्या उससे, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, केवल वैल्यू चेंज हुई है। मल्टीप्लीकेशन वगैरह जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चला कीजिए हमेशा। अगर वेरिएशन ज्यादा होगा ना तो आप अप्रोक्स के लिए जो है वो जा सकते हैं, अगर वेरिएशन ज्यादा हुआ तो। ठीक है, और आसपास वाले आंसर हुए तो वेरिएशन जो है कम है तो हम अप्रोक्स वाला काम नहीं कर सकते, फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लिखे अगला क्वेश्चन, लिखो। हाँ, तो इसमें भी कहा है, जब इसमें दे दिया तो फिर वो, हाँ लिखिए भाई, लिखो, लिखे अगला क्वेश्चन, लिखिए भाई। देखो, द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी
the value of activation energy for the reaction और reaction है H2 plus I2 gives 2HI, H2 plus I2 gives 2HI is 46.06 46.06 किलो कैलोरी पर मोल at 500 Kelvin temperature, at 500 Kelvin temperature. Then calculate fraction of molecules. Then calculate fraction of molecules having energy equal to or greater than EA. Having energy equal to or greater than EA. हाँ, कितना ई टू दी पावर, हाँ बहुत बड़े बेटा, ई टू दी पावर की फॉर्म में मिलेगा ना तुम्हें आंसर। वहां सॉल्व करो इसको। फटाफट से सॉल्व करो इसे। हाँ, हो गया। हाँ करो। ए, नहीं वो तो के अपॉन ए होता है ना बेटा, फ्रैक्शन तो पूरा। या तो के अपॉन ए को सोल्व करो, या ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू जो है वही क्या कहलाएगा, बोल्ट्जमैन फैक्टर या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। चलो, तू आ रहा है, कैसे आ रहा है? वो लोग ऐसे ही हटा दिया, और थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया आपने आगे। चलो चेक करते हैं, आंसर भी बताएंगे। हाँ भाई देखो, सुनिए, मेरे पास बोल्ट्जमैन फैक्टर, या तो मैं बोलूं ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसका वैल्यू निकालो, या फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो के अपॉन ए को सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइए आपको किसका वैल्यू दे रखा है, ई ए दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो सोल्व कौन होगा, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। हाँ या ना? तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया,
हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया कि क्या हम लोगों को पता है, या तो डायरेक्ट मेन फॉर्मूले से ही कर लो या फिर किसी स्टेप से भी कर सकते हो आप। तो हमने कहा कि हमें पता है log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। अरे हाँ या ना, यहां से बताओ log k अपॉन a चाहिए आपको, तो log k माइनस log a। अरे फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब k अपॉन a चाहिए आपको। ठीक है, तो k अपॉन a को सोल्व कर लेते हैं। तो log k माइनस log a इज इक्वल टू क्या आया बेटा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, यही आया। यहां से बताइए log k अपॉन a, ये वही हुआ। अब देख लीजिए, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो log k माइनस log a वही वैल्यू निकल कर आ गया है। ठीक है, इसका मतलब हमने जो काम किया वो बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, वैल्यू पुट कीजिए बेटा। ये 46.06 किलो कैलोरी है, तो किलो है तो यहां 1000 लगा दीजिए। अब ये कैलोरी हो गया सिंपल। यहां पर बताइए 2.303, आर की जगह कितना है बेटा, 2 कैलोरी, तो टेम्परेचर कितना, 500 केल्विन। ठीक है, सॉल्व करते हैं इससे, ये पूरा कैंसिल हुआ, केल्विन से केल्विन कैंसिल हुआ। अगर ऊपर 4.6 होता तो 2 आ जाता। तो बताइए अभी कितना है, उसका 10 टाइम्स, तो हो जाएगा -20। ये किसकी वैल्यू आई है, log k बाई ए की। अरे भैया फ्रैक्शन तो सिंपल सा क्या है, k बाई ए, log हटाना पड़ेगा, तो log k बाई ए इतना आया है, तो क्या k बाई ए बता दोगे। k बाई ए इज इक्वल टू, जब भी हटेगा log तो वैल्यू चला जाएगा बेस की पावर में, तो k बाई ए इज इक्वल टू 10 to the power -20। हाँ या ना, क्लियर बेटा। कैलकुलेशन वगैरह जो है वो आपका सेकेंडरी मुद्दा होना चाहिए। पहला आप जो है वो वैल्यू क्या पुट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किस फॉर्मूले में पुट कर रहे हो, वहां तक आप हमेशा परफेक्टली सही होने ही चाहिए। फिर उसके बाद कैलकुलेशन में कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं होती, बट चीजें सही से पुट किया कीजिए। टेम्परेचर कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं, हम सोचते हैं कि डिफरेंस है तो किसी में भी लिख दे, तो फॉर्मूले में डिफरेंस निकलेगा वो अलग बात है, बट अगर आप फॉर्मूले में कहीं पर टेम्परेचर को पुट कर रहे हो तो केल्विन में रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो केल्विन में जो है टेम्परेचर को पुट करने का भी ध्यान रखें। लिखे अगला क्वेश्चन, चलो नोट कर लीजिए। कितने बच्चों का आंसर यही था। हाँ, ये कौन बोला सर, हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, वो तो नहीं आएगा ना बेटा, वो तो आप वैल्यू को सही से सोल्व करोगे तो मैथमेटिकल वैल्यू हमेशा आपको सही आंसर ही निकाल कर देगी। ठीक है, बस आप ये है कि सही तरीके से उसे सोल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जब भी मैथमेटिकल फंक्शन लगता है ना, तो आप सिंपल एक तरफ लोग नहीं लगा सकते, वो लोग दोनों तरफ लगाना पड़ेगा आपको इक्वल साइन की वजह से। ठीक है, तो उससे भी कीजिएगा, उससे भी सेम ही आंसर आएगा बेटा, है ना। आपने किया बेटा उससे, तो उससे भी सेम ही आंसर आएगा बेटा, ना। लिखिए क्वेश्चन, लिखो। लिखो, लिखे आप, लिखो। एट 500 Kelvin, एट 500 Kelvin temperature, 500 Kelvin temperature in a reaction, in a reaction
0.001%, 0.001% of the total molecules are active molecules. 0.001% of the total molecules are active molecules. Find EA in kilocalorie per mole. Find EA in kilocalorie per mole. अंडरलाइन कीजिए, ये जो टोटल मोलिक्यूल्स लिखा हुआ है ना, फ्रैक्शन ऑफ टोटल मोलिक्यूल्स, जो आपके पास क्या है, एक्टिव है, तो ये एक्चुअल में ये वही होता है, के बाई ए, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स की ही बात की जा रही है। एक्टिव मोलिक्यूल्स हमेशा क्या होंगे, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर की एनर्जी मिल चुकी है या उससे ज्यादा एनर्जी उन्हें मिल चुकी है। हो गया? तो बताइए वहां फ्रैक्शन पुट करते हैं या परसेंट? फ्रैक्शन पुट करते हैं। तो बताइए अगर 100% है, सॉरी जितना भी परसेंट है, कितना परसेंट बोलना, तो 0.001% इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.001 अपॉन 100, इसका मतलब 10 टू द पावर -5। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA। 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू हो गया K अपॉन A। लो भाई, K अपॉन A पता चल चुका है, तो अब यहां से चल लो, कहीं से भी चल लो, ये पूरा स्टेप यहां से यहां तक का मैंने लिख दिया है, यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई। तो यहां वैल्यू पुट कर दूं अब, लो K2 बाई K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R, 10 टू द पावर -5 माइनस EA अपॉन 2.303 RT, माइनस माइनस नहीं है या माइनस, इसको सोल्व कर लेते हैं। -5 आगे गया, -5 लोग 10, लोग 10 कितना 1, माइनस EA अपॉन 2.303, आर का वैल्यू 2 कैलोरी, टेम्परेचर कितना 500। हाँ भाई सोल्व कीजिए, इससे ये कटा, ये गया उधर, 5 10 15 20 कितना आया, तो ये आया 11.5 किलो कैलोरी पर मोल। पक्का बेटा? ये तो बच्चों का आंसर यही था, सही था, ठीक है। बढ़े आगे। ये आया ना, ये क्या है, ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा। तो ये आपके पास परसेंट दे रखा था, परसेंट को जब डिवाइड कर देंगे 100 से तो वो बन जाएगा फ्रैक्शन। क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन है कौन सा, एक्टिव मॉलिक्यूल्स वाला, और उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA, ठीक है। हाँ, अब हमारे इस चैप्टर में केवल एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो है वो बचा हुआ है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।
उसके अलावा सारा हमारा हो चुका है। को ये करना है कि पूरा जो आपके पास काइनेटिक्स है, हर एक लाइन जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाकी उसके पहले के जो भी सारे क्वेश्चंस है और उससे रिलेटेड, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें जो है वो आपको छोड़नी है अभी, बाकी सारा कर लेना, उसको हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। एक फॉर्मूला अभी आपको डायरेक्ट मिलेगा, उस फॉर्मूले को जो है वो फॉर्मूला भी एक्चुअल में हम लोगों को डायरेक्ट याद रखना होता है कि जब कोलिजन थ्योरी पर काम चल रहा था, तो उस टाइम पर उन्होंने कोलिजन के बेसिस पर भी रेट का एक फॉर्मूला दिया था। वहां पर रेट का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू P इंटू जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। रेट का एक फॉर्मूला वहां से कोलिजन थ्योरी से दिया गया था, इज इक्वल टू P इंटू जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। सबसे पहले तो जिस टर्म को आप जानते हो बता दो, जेड ए बी। जेड को जानते हो फ्रीक्वेंसी या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हाँ या ना? मुझे बताओ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो ठीक है भाई, जेड को जानते हैं, बट ये नीचे ए बी क्या लिख दिया? तो भाई जो इसके नीचे लिखा होगा ना, इसका मतलब वो कर रहे होंगे कोलिजन। तो ये हो गई कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद बेटा ये आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई ए। ठीक है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हो गया, तो ये आपके पास एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हो गए, मतलब उतनी एनर्जी रखने वाले हो गए, उनके बीच में टक्कर भी हो रही है। और बताइए साथ के साथ टक्कर कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव, हाँ या ना? प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो पता है ये क्या है? ये होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ये बताता है प्रोबेबिलिटी, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन को बताता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बस इसकी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आर रेट ऑफ रिएक्शन हो गई, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो गया या स्टेरिक फैक्टर हो गया, जेड जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गई, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जेड ए बी मतलब आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो ए और बी रहे होंगे, और ये हो गए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। क्लियर बेटा? ठीक है, टर्म्स याद रखिएगा भाई। उन्होंने सारी चीजों को एक साथ लिखने की कोशिश की है कि एनर्जी भी होनी चाहिए, टक्कर भी हो रही है, और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होने चाहिए। ठीक है, छाप लीजिए। नहीं खत्म नहीं हुआ ना, मैंने कहा ना अभी हम लोग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म। स्टेरिक फैक्टर लिख लीजिए इसके लिए। स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर या इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जेड का मतलब हो गया आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी लिखा। बाकी वो तो है ही सही, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। और लास्ट में पी के लिए नीचे लिख लीजिए प्रॉपर ओरिएंटेशन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। क्या लिखोगे? पी के बारे में क्या लिखोगे? प्रॉपर ओरिएंटेशन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। हाँ या ना? क्लियर है? चलो होमवर्क लिखो पूरा मॉड्यूल। ठीक है, काइनेटिक्स जो है पूरा करके लेकर आना है। डिस्कस नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो